Hello everyone, welcome back to Commerce Lesson channel. So today we are going to solve question number 4 relating to the income from other sources. Let's solve the sum. So let's see. Mr. Raj is the name of SSC, holds the following securities and shares as on 1st April 2019. So यहाँ पे Mr. Raj जो है he is a SSC and we have to calculate taxable income from other sources for the assessment year 2020-21 of Mr. Raj. So Mr. Raj ने सिक्योरिटीज़ एंड शेयर जो होल्ड किए हैं 1 अप्रैल 2019 में जो डिटेल्स आपको दिए हैं उससे हम लोग देखते हैं कौन कौन से जैसे सिक्योरिटीज़ के ऊपर जो भी अमाउंट मिलती है इट इज़ ए इंटरेस्ट इनकम. शेयर्स के ऊपर जो इनकम मिलता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ ₹40,000 बताया है यहाँ पे और 7.5% बिहार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. यहाँ पे सीधा सीधा बताया है कि मिस्टर राज ने बिहार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अमाउंट इन्वेस्ट किए थे, उसके ऊपर 7.5% इंटरेस्ट इनकम मिलता है जो कुछ भी अमाउंट थी. सो 40,000 के ऊपर 7.5% हम लोग चार्ज करेंगे. सो उसको जो अमाउंट मिली 3,000. ये पूरी तरह से क्या है इंटरेस्ट इनकम, ये पूरी तरह से टैक्सेबल है. I already told you that in the income from other sources के स्टेटमेंट में ये सब बातें दी गई है. कौन कौन से इनकम एग्जाम्प्टेड है, कौन कौन से इंटरेस्ट इनकम इट इज़ अ टैक्सेबल. सो ये एग्जाम्प्टेड ये जो बिहार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है तो इंटरेस्ट इनकम जो है एग्जाम्प्टेड नहीं है, इट इज़ अ टैक्सेबल है. सो ये पूरी तरह से टैक्सेबल अमाउंट है. सो वी हैव टू राइट इट इज इन द आउटर कॉलम. नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया है ₹85,000 बताया है 12% डिबेंचर्स ऑफ द ABC लिमिटेड. मतलब क्या है, मिस्टर जो राज है ना ABC लिमिटेड कंपनी के डिबेंचर होल्डर हैं और उनको जो डिबेंचर होल्डर के ऊपर जो 12% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है. सो 85,000 के ऊपर 12% अगर डिबेंचर्स की इंटरेस्ट बताए हैं इंटू 12 करेंगे जो इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगी वो है 10,200. इट इज़ अ फुल्ली टैक्सेबल. नेक्स्ट दैट इज़ व्हाट गिवन इट इज़ ₹10,000. 9% नेशनल रिलीफ बॉन्ड. यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन किया है नेशनल रिलीफ बॉन्ड के ऊपर उनको इंटरेस्ट इनकम मिला है 10,000. सो ये पूरी तरह से एग्जाम्प्टेड अमाउंट है. सो एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 10-15 इंटरेस्ट इनकम में ये बातें बताई गई हैं कि एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 10-15 में नेशनल रिलीफ बॉन्ड के ऊपर जो इनकम मिलता है इंटरेस्ट इनकम मिलता है ये पूरी तरह से एग्जाम्प्टेड है. नेक्स्ट है ₹20,000 10.5% कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन बॉन्ड्स. कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन बॉन्ड्स भी अगर ये बढ़ाया तो ये पूरी तरह से एग्जाम्प्टेड इनकम है, एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 10-15. नेक्स्ट वन ₹15,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स इन PQR लिमिटेड. सीधा सीधा यहाँ पे बताया मिस्टर राज जो है PQR लिमिटेड कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर है. कितना परसेंटेज है 10% के. सो उनको हमेशा याद रखना है शेयर्स के ऊपर जो भी अमाउंट मिलती है डिविडेंड मिलता है. सो डिविडेंड यहाँ पे एज्यूम करना है PQR जो है डिविडेंड है. PQR लिमिटेड जो बताया है वी हैव टू एज्यूम इट इज़ अ इंडियन कंपनी. ठीक है. सो इंडियन कंपनी से जो कुछ भी डिविडेंड मिलता है इट इज़ एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 1034 while calculating income from other sources. Always remember if SSC get dividend from the Indian company so it is exempt under section 1034. If it gets dividend from foreign company, cooperative society, it is not exempted, it is taxable income. If the SSC get dividend from units of UTI and mutual fund then it is exempt under section 1035. So ये तो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स है तो उनको प्रेफरेंस शेयर्स में मिला है डिविडेंड मिला है. सो ये एग्जाम्प्टेड होगा 1034 में. उसके आगे बताया गया है मिस्टर राज ही इज़ MLA. ये MLA है मिस्टर राज, पॉलिटिशियन है, उनको सैलरी भी मिल रहा है, डेली अलाउंस भी मिल रहे हैं. फ्रॉम दिस सोर्स अमाउंटेड ₹36,000 एंड 10,500 रिस्पेक्टिवली. मतलब क्या बताया है मिस्टर MLA मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में है, वो पॉलिटिशियन है, उनको सैलरी मिल रहा है 36,000, उनको डेली अलाउंसेस मिले 10,500. सो वाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज MLA की सैलरी होती है पूरी तरह से होती है टैक्सेबल और जो डेली अलाउंसेस होते हैं
ये होते हैं एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 1017। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग द माइनर चिल्ड्रंस इनकम। यहाँ पे माइनर चिल्ड्रंस मीन्स ऐसे बच्चे जिनका एज बिलो 18 ईयर है। सो उनके लिए एक एग्जाम्पशन अमाउंट भी दी गई है। एग्जाम्पशन अमाउंट क्या है? सबसे पहले देखो, फ्रॉम द विनिंग और इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ माइनर चाइल्ड से विनिंग और इन्वेस्टमेंट कुछ भी होगा, उससे अगर कुछ भी इनकम मिलती होगी, सबसे पहले हमें टैक्सेबल करना है, ठीक है। और उसके बाद हमें लेस एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 1032 में दिखाना है। मैक्सिमम ₹1500 पर माइनर चाइल्ड में मैक्सिमम अमाउंट आएगी 1500, वो हमें डिडक्ट करनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट सन की इनकम बताइए 5600। यहाँ पे ऐसे कुछ मत बताया नहीं गया है कि उसने जीता है वगैरह, कुछ ऐसा नहीं बताया। तो ये पूरी तरह से हम लोग क्या करेंगे? टैक्सेबल करेंगे। और उसके नीचे डिडक्शन लिखेंगे, माइनस लिखेंगे एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 1032 में। 1032 में क्या माइनस करेंगे? 1500 हम लोग को मैक्सिमम लिमिट दिया गया है। सो 5000 माइनस 1500 वी गेट द अमाउंट इन द आउटर कॉलम। सेम एज इट इज सेकेंड सन के बारे में यहाँ पे देखो 1200 बताया गया है। सो 1200 जो है ये पूरी तरह से पहले टैक्सेबल करना है। सो हम लोग को डिडक्शन एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 1032 में क्या बताया है? मैक्सिमम लिमिट बताया है 1500, पर 1200 और 15 में से विच एवर इज लेस अमाउंट है 1200, तो हम लोग को एग्जाम्पशन अमाउंट 1200 लिखना है। 1200 में से 1200 चले गए तो कुछ भी नहीं बचता, वो नील अमाउंट नील है। देन नेक्स्ट बताया है डॉटर्स इनकम क्या बताया है? रिसीव्ड एज अ फर्स्ट प्राइज इन सिंगिंग कॉम्पिटिशन। सो ये आपको ध्यान रखना है, माइनर चाइल्ड के कौन से इनकम कंसीडर नहीं किए जाते हैं, इसलिए दो पॉइंट है। income earned by minor child from own talent, skill and performance and income of a minor child who is physically handicapped। मतलब क्या बताया है? अगर माइनर चाइल्ड ने खुद के दम पे, खुद के टैलेंट के ऊपर, स्किल परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ भी इनकम अर्न किया है तो ये इग्नोर करना है, हमें इनकम करके कंसिडर नहीं करना है। और एक बात, अगर माइनर चाइल्ड फिजिकली हैंडीकैप्ड होगा और उसने इनकम अर्न किया होगा तो भी हमें इग्नोर करना है। सो डॉटर्स इनकम हमें पूरी तरह से इग्नोर करना है 25,600, बिकॉज उसने सिंगिंग कंपटीशन जो उसमें फर्स्ट प्राइज जीता है, खुद के दम पे फर्स्ट प्राइज जीता है, इसलिए इग्नोर करना है। देन नेक्स्ट है रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, मतलब भाड़े का घर भाड़े पे दिया, मिस्टर राज ने भाड़े का घर भाड़े पे दिया, 35,000 उसको इनकम मिला, तो ये पूरी तरह से हमें टैक्सेबल करना है। नेक्स्ट क्या बताया है? रेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड। अर्थात देखो यहाँ पे बताया है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, रेंट पेड यहाँ पे बताया, पेड सीधा बताया, रेंट पेड मतलब क्या? मिस्टर राज के लिए एक्सपेंसेस हुआ है, लैंडलॉर्ड मतलब ओनर को उसने रेंट दे दिया। सो रेंट के रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने टैक्सेबल किया है यहाँ पे, रेंट जो था टैक्सेबल किया, टैक्सेबल रेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी यहाँ पे बताया, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, ये एक्सपेंसेस है तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 में चला जाएगा। तो ये 35,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगी हम लोग को आउटर कॉलम में लिखना है। लेट्स सी द आंसर, हाउ आई हैव टू सॉल्व दिस। So always start answer with the name of SSC. Mr. Raj is a name of SSC. In the second line, we write in statement of efforts. In the next line, we write the previous year 1920, assessment year 1920-21. We have to draw statement in the particular form. In the first column you have to write particular, second column amount and third column में भी amount लिखना होता है। So let's see, क्वेश्चन में बताया था कि 7.5% इंटरेस्ट मिला है बिहार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। सो 40,000 के ऊपर हम लोगों ने 7.5% निकाला तो कितना अमाउंट आया? 3,000। ये पूरी तरह से टैक्सेबल है, इसे मैंने आफ्टर कॉलम में लिखा हुआ है। सो इंटरेस्ट सेकंड है, 12% डिबेंचर ऑफ एबीसी लिमिटेड, यहाँ पे अमाउंट दिया था 85,000 के ऊपर, 12% डिबेंचर हम लोगों ने इंटरेस्ट निकाला 10,1200, वी हैव रिटर्न इनटू द आफ्टर कॉलम। नेक्स्ट दैट इज व्हाट? इंटरेस्ट ऑन 9% रेशो रिलीव
बॉन्ड, नेशनल ग्रीन बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम मिला, इट इज़ एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1015, दैट्स व्हाई आई पुट डैश मार्क इनटू द आउटर कॉलम। एंड कोकोनट विज कॉर्पोरेशन, ये वर्ड सीधा सीधा आता है, नेशनल ग्रीन बॉन्ड्स कोकोनट विज कॉर्पोरेशन वर्ड सीधा सीधा वर्ड्स आए तो वी हैव टू, इट इज़ अ एग्जाम्पल अंडर सेक्शन 1015, वी हैव टू पुट डैश मार्क इनटू द आउटर कॉलम। यहाँ पे दिया गया है डिविडेंड ऑन अ प्रेफरेंशियल्स ऑफ PQR लिमिटेड, इट इज़ एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1024 बिकॉज he get a dividend from the Indian company. It is, that's why I put a dash mark into the outer column. Then Delhi allowance, the first is a salary. Salary is also it is a fully taxable. That's why I put amount into the outer column. Delhi allowance is it is a exempt under section 1017. That's why I put a dash mark into the outer column. Next, that is what income from the minor child. नेक्स्ट दैट इज़ इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड, इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। फर्स्ट सन की इनकम जो 5600 थी पूरी तरह से टैक्सेबल की, इसमें से एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 1032 में लिमिटेशन बताया था 1500 तक पर माइनर चाइल्ड के लिए माफ़ था, तो 5600 में से 1500 माइनस किया तो 4100 आंसर मिला। सेम एट इज सेकेंड सन के बारे में वैसे 1200 उसने उसकी इनकम थी, उसमें से एग्जम्प्टेड 1032 में बताया था कि 1500 पर माइनर चाइल्ड है, मगर यहाँ पे 1200 less amount than the 1500, that's why I written here 1200 में से 1200 गए तो हम लोग कुछ अमाउंट नहीं मिलती, इट इज़ अ नील अमाउंट। देन नेक्स्ट थर्ड जो था वो लड़की थी, डॉटर थी, डॉटर की इनकम जो थी हम लोगों ने इग्नोर की बिकॉज उसने खुद के दम के उसने सिंगिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज जीता था, इसलिए वी हैव टू इग्नोर दिस। नेक्स्ट था रेंट फ्रॉम सबलेटिंग 35,000 पूरी तरह से टैक्सेबल दिया है, उसमें डिडक्शन दिया है अंडर सेक्शन 57 में। कौन सा डिडक्शन है? रेंट पे टू द लैंडलॉर्ड, इट इज़ एक्सपेंसेस टू दी मिस्टर राज, दैट्स वाई 35,000 में से 10,000 माइनस किए, वी गॉट 25,000, आई हैव टू रिटर्न इनटू द आउटर कॉलम। बाद में इन सब का टोटल करना है, इससे जो अमाउंट होगी 78,300, इट इज़ अ टैक्सेबल इनकम। सो लेट्स सी विच इज़ कौन कौन से अमाउंट है हम लोग देखते हैं। सो सबसे पहले जो अमाउंट थी वो थी 3,000 में से 3,000 प्लस 10,200 प्लस 36,000 प्लस 4,100 प्लस यहाँ पे जो 25,000 अमाउंट है, हम लोग को जो आंसर मिला 78,300, इट इज़ अ टैक्सेबल EFOS। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड the fourth problem relating to the taxable EFOS. I have to calculate it. In the next video we see the last question number 5, problem question number 5 regarding the taxable EFOS. So thanks for watching.